ये कभी कभी होता है, कैटी ने अजीब तरीके से जवाब दिया। कैटी एक बेअदब इंसान नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जब भी लॉर्ड उसके आसपास होता था तो कैटी क्यों गिरती या गलती करती थी। हो सकता है कि ये एक अच्छी बात थी, कैटी ने मन में सोचा। अगर लॉर्ड नहीं होता तो कैटी सीधा मुंह के बल गिरती या उसका सिर फूट जाता। कैटी की तरह लॉर्ड भी सिर से पांव तक भीग गया था। उसकी त्वचा मटमैली हो गई थी, जिससे उसकी आंखों के समृद्ध रंग निखर कर बाहर आ गया था, जो काफी घना गहरे लाल रंग का था। साम्राज्य में कोई भी वैम्पायर की प्रतिष्ठा को उसकी आंख की पुतली से जान सकता था। हालांकि कुछ ने अपनी आंखों के रंग को दबाकर अपनी पहचान छिपा रखी थी, कुछ को अपनी आंखों का रंग दिखना में कोई विपत्ति नहीं होती थी। पिशाचों के प्रत्येक वर्ग के पास अलग अलग लाल रंग होते हैं, और कैटी ने अभी तक सिर्फ लॉर्ड ऑफ वेलेरियन की आंखों की सबसे गहरे लाला रंग की पुतली देखी थी। क्या आपको बारिश पसंद है, लॉर्ड एलेक्जेंडर? कैटी ने पूछा। क्या हर कोई पसंद करता है? भौहें उठाकर लॉर्ड ने कैटी के सवाल पर सवाल उठाया। डोरथी को पसंद नहीं है, कैटी ने जवाब दिया, जिस पर लॉर्ड ने सिर हिलाया। उनमें से कुछ के साथ कोरी अक्सर कहता था कि कैसे उनका लॉर्ड लोभी था जब ये उसके पास आया मुस्कुराते हुए लोगों को सम्मान देने के लिए, लेकिन उसने 4 बार से अधिक समय तक उसे मुस्कुराते हुए देखा। कैटी ने इतना ही ध्यान दिया था। तुम्हारा क्या? लॉर्ड ने कैटी को भीगते हुए पूछा। पानी की थोड़ी बूंदें कैटी की गर्दन पर रुक गई थी। मैंने सुना है कि तुम सुबह से अस्तबल में काम कर रही हो। क्या मार्टिन सब कुछ रिपोर्ट करता है? हर कोई करता है, कैटी ने लॉर्ड से पूछा। बस ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ, लॉर्ड ने कैटी के सामने एक गहरा नीला गुलाब उठाते हुए कहा। इसके तने पर तेज कांटे साफ दिखाई दे रहे हैं। कैटी ने लॉर्ड को देखा, फिर गुलाब और लॉर्ड को फिर से देखा। महिला के चेहरे पर दुविधा को देखकर वो चकित रह गया, इससे पहले कि कैटी इसे नाजुक रूप से लेती। यहां तक कि गुलाब जमीन से उठाया गया था और बाहर से नहीं तोड़ा था। कैटी को नहीं पता था कि क्या इसे लेना ठीक है, खासकर जब लॉर्ड उसे दे रहा था, जैसे कि वो किसी कीमती चीज को सौंप रहा था। मैं देख रही हूं कि आप इन गुलाबों को मेरे कमरे को छोड़कर हवेली में कहीं भी नहीं रखती हैं, कैटी ने लॉर्ड को बोलते हुए सुना, जब वे दोनों बारिश को देख रहे थे। जब मुझे इस बारे में बताया गया तो मैं सावधान हो गई, लेकिन ये इतने सुंदर फूल थे, मुझे लगा कि तुम इसे अपने कमरे में रखना चाहोगे। मुझे माफ करना, मैंने ऐसा सोचा। अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो मैं इसे खिलने के लिए अपने पास रखूंगी। कैटी ने माफी मांगी और उसे असहमति में अपना सिर हिलाते हुए देखा। ये अनावश्यक होगा। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों के साथ छेड़छाड़ करे। आखिरकार वो एकमात्र पौधा है जो मुझे प्रिय है। लॉर्ड ने कैटी को समझाया और बोलना जारी रखा। और मुझे लगता है कि ये एक चिंतापूर्ण हाव भाव है जिसकी मुझे परवाह है। लॉर्ड ने कैटी को चिढ़ाया, जिसे कैटी शर्मा के लाल हो गई। उसने लॉर्ड को देखने से पहले जमीन को देखा। ये ऐसे उदाहरण थे जब कैटी ने एलेक्जेंडर को उसे चिढ़ाते हुए पाया और कैटी को शक हुआ कि लॉर्ड उसे चिढ़ता देख खुश होते हैं। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ, माय लॉर्ड? पूछो। क्या आप आज के मौसम के पीछे का कारण जानते हैं? कैटी ने लॉर्ड से उत्सुकता से पूछा। ये दक्षिण साम्राज्य से इतना अलग लगता है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा मौसम नहीं देखा। हम, कैटी ने जवाब में एलेक्जेंडर को हम करते हुए सुना और फिर लॉर्ड ने कहा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैंने कहा कि आकाश वर्षों पहले हुई उदासी का शोक मना रहा है? कैटी ने अपना सिर हिलाते हुए लॉर्ड के बोले गए शब्दों को टटोला। हालांकि लॉर्ड ने जो कुछ भी अभी कहा कैटी उसके गहराई को नहीं समझ पाई, वो उसकी सतह को समझ गई थी। कैटी ने पूछने की कोशिश नहीं की, खामोश खड़ी रही। मेरी माँ इस दिन पैदा हुई थी और इसी दिन उसकी मृत्यु भी हो गई थी, लॉर्ड ने इस बात का खुलासा किया। मुझे खेद है। कैटी को अपनी जिज्ञासा के लिए पछताते हुए माफी मांगी। माफी मत मांगो, इस बात को 10 साल हो गए हैं। ओह, कैटी ने अपनी उंगली से खून निकलते हुए देखा। नासमझी में कैटी ने अपनी उंगली तने पर चला दी थी था और अपनी उंगली को कांटे पर दबाया था, जिससे उसकी उंगली से खून निकला। इससे पहले कि खून बहने लगता, एलेक्जेंडर ने उसकी उंगली अपने हाथ में ले उसे अपने मुंह में रख लिया। लॉर्ड एलेक्जेंडर, कैटी हकलाई। लॉर्ड के पीले होंठ खुले कैटी की उंगली को बाहर निकाल दिया और कैटी को लगा उसकी दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो, उसके गुलाबी गाल फूलने लगे। एलेक्जेंडर ने उसके चेहरे का अध्ययन किया और कहा, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छी तरह से सो नहीं रही हैं। लॉर्ड ने ध्यान दिया। क्या सच में काला घेरे इतने ज्यादा दिख रहे थे? कैटी ने हैरान होकर सोचा। बुरे सपने? लॉर्ड ने पूछा, जिस पर कैटी ने अपने होंठ सिकोड़कर सिर हिलाया। क्या आप इसके बारे में बात करना चाहती हो? वेलेरियन लॉर्ड ने हमेशा सभी को चुनने का अधिकार देते हैं, ऐसा अधिकार जहां लोग जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जानकारी प्राप्त करने के और भी तरीके हैं। लॉर्ड जानते थे कैटी रात में जो बादल गरजते हैं उससे असहज थी, लेकिन लॉर्ड को लगा कि कुछ और भी है जो कैटी को परेशान कर रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर वीवर मेरे सपनों में आया करते हैं और हर बार जब वो मेरे करीब आते हैं तो मैं एक जीवित गुड़िया में बदल जाती हूँ।
कैटी अनजाने में अपने अंगूठे को कलाई पर लगी चोट पर दौड़ाने लगी। और गुड़िया मुझे जगाती है। गुड़िया? लॉर्ड ने घबराते हुए पूछा। वही जो कमरे में नीली आंखों वाली गुड़िया बैठी थी। कैटी ने स्पष्ट होकर कहा। अच्छा ये बात है। लॉर्ड ने इसके बारे में सोचते हुए कहा। आप कुछ रातों के लिए आरओ को अपने साथ रख सकती हो। वो हानिरहित दिख सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो आपके बुरे सपनों को दूर कर देगी। धन्यवाद। कैटी ने थोड़ा झुककर लॉर्ड को शुक्रिया किया। जो कुछ हुआ था तुम्हारे साथ, मैं तुमको पिछली बार थिएटर प्ले नहीं ले जा सका। मेरे पास एक और निमंत्रण है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो कैथरीन? लॉर्ड ने विनम्र स्वर में पूछा। तुमको कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिल्विया को पहले से ही इसके लिए व्यवस्था करने के लिए कहा है। मुझे खुशी होगी। कैटी ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जिसे लॉर्ड ने मुस्कान के साथ वापस कर दिया। आपको अपने कपड़े बदलकर सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए, इससे पहले कि आपको ठंड लग जाए, जिसका मुझे डर है कि तुमको लग सकती है। लॉर्ड ने कैटी के गीले बाल और कपड़ों की तरफ देखकर कहा, क्योंकि वो एक वैम्पायर था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कैटी आसानी से ठंड से प्रभावित हो सकती थी। एलेक्स? कैटी ने अपने पीछे से इलियट को बोलते हुए सुना, जब वो दरवाजे से होकर निकला। आपका दिन शुभ हो राजकुमारी। इलियट ने अभिवादन किया। आपका दिन अच्छा हो इलियट। कैटी ने वापस शुभकामना दी। बारिश में दोनों को भीगते हुए देखकर इलियट की भौहें तन गईं, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बात करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण मामले भी थे। कैटी के पेट में घरघराहट हुई उस समय, और जब उसे एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कैटी दावत के बारे में भूल गई थी। मुझे माफ करना। कैटी ने दोनों के आगे अपना सिर झुकाते हुए कहा और अंदर जाने के लिए उन्हें वहीं छोड़ दिया। अपने कमरे में जाकर कैटी ने एक खूबसूरत फूल को फूलदान में रखा और बुखार से बचने के लिए जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए, जिसे उसने शुरुआत में एहसास किया था। लॉर्ड एलेक्जेंडर ने कहा था कि पौधा उनके लिए मायने रखता है, और कैटी ने यह अनुमान लगाने की शायद लॉर्ड की मां ने खुद से इस पौधे को लगाया था, या फिर ये सबसे लॉर्ड को प्यारी यादों को याद दिलाती है। जब कैटी वहां पहुंची जहां डोरथी और अन्य लोगों थे, कैटी ने स्वादिष्ट भोजन खाया, जिसे श्रीमती हिक्स और अन्य लोगों ने तैयार किया था। दूसरे बार भी परोसने के लिए पर्याप्त खाना था, सभी के लिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। जब कैटी सिंथिया के पास से गुजर रही थी, तो सिंथिया ने लगभग गर्म ग्रेवी की कटोरी कैटी के ऊपर डाल ही दी थी, अगर वहां कोरी नहीं होता, जिसने समय पर कैटी को अपनी तरफ खींच लिया। वो नहीं जानती थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि सिंथिया ने जानबूझकर उस पर सामग्री फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने भोजन का आनंद लेने के लिए विचारों को दूर कर दिया। 51 दूसरा रास्ता भाग 1। भोजन स्वादिष्ट था। खाना बहुत ही शानदार और संपूर्ण से भरा हुआ था, जैसे कि भोजन उच्च वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया था। लॉर्ड एलेक्जेंडर दयालु के अलावा कुछ नहीं थे, कैटी ने अपने मन में सोचा, भगवान उनकी मां की आत्मा को शांति दे। जब उन सबने भोजन खत्म किया जो हवेली के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया था, कैटी और अन्य लोग काम पर वापस चले गए थे। चलते चलते उनमें से कुछ तापमान में गिरावट के कारण अपनी हथेलियों और हाथों को रगड़ रहे थे। क्योंकि नौकर के निवास हवेली के नीचे स्थित था, इसलिए तापमान बहुत ठंडा था। कैटी ने डोरथी को कांपते हुए देखा। भले ही कैटी ने खुद के कपड़े बदल लिए थे, डोरथी अभी भी वही कपड़े पहने थे। डोरथी ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं, जिससे उसके मुंह से छींक आ गई, और उसके बाद एक और छींक आई। धिक्कार है इस मौसम पर। कैटी ने अपने हाथ के पीछे से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। मैं सुना है कि जैसे दिन ढलता जाएगा तापमान और भी कम होगा। माटिल्डा ने कहा, जैसे वे लोग खिड़की के पास होकर गुजरे, जिसे बंद रखा था ताकि पानी अंदर न जाए। कैटी खिड़की के पास खड़ी होने के लिए चली गई, एक हाथ ठंडी खिड़की के फलक पर रख दिया। उसने बाहर देखा कि बादल पहले की तुलना में गहरे हो गए थे। क्योंकि ये दोपहर का समय था, हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, ऐसा लग रहा था कि रात हो चुकी थी। कैटी ने सोचा कि क्या कैवियार और अन्य लोगों ने भोजन किया होगा। दोपहर के भोजन के दौरान नौकर के क्वार्टर में कैटी ने श्रीमती हिक्स से पूछा था कि क्या उनके 3 पुरुषों के लिए भोजन बचाया जा सकता है, क्योंकि वे काम से बाहर गए थे। दावत कुछ ऐसी नहीं थी जो हर हफ्ते या महीने में होती है। श्रीमती हिक्स ने सिर हिलाते हुए हल्की से मुस्कान दी और किसी नौकरानी को थोड़ा सा भोजन रखने के लिए कहा। यह चिलचिलाती धूप की तुलना में बहुत बेहतर है, कोरी ने पीछे से जवाब दिया, और डोरथी ने आह भरी। सूर्य? उन्होंने डोरथी को धीरे से कहते हुए सुना, जो एक छींक के साथ समाप्त हुआ। तुम्हारी जगह पर मौसम कैसा था? चलना जारी रखते हुए कोरी ने कैटी से पूछा। मैंने अक्सर यात्रियों को इसके बारे में बोलते हुए सुना। ये था। ये कभी नहीं बदलने वाली बात थी, थोड़ी बरसात, थोड़ी धूप और थोड़ी हवा। कैटी मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए अतीत में खो गई। मुझे कभी भी दक्षिण या उत्तर साम्राज्य का दौरा करने का मौका नहीं मिला, कोरी ने कहा। इससे पहले उसकी नजरें कैटी के हाथों पर गई। स्याही नीले गुलाब की तरफ देखकर कोरी चिंतित भाव से बोला। कैटी, लॉर्ड एलेक्जेंडर नाराज हो सकता है अगर वो आपको इसके साथ देखता है। ये गुलाब लॉर्ड के लिए बहुत खास है। ओह, ये
कैटी थोड़ा पीछे हटी, हैरान होकर कहा कि क्या कहूं, लेकिन सिंथिया ने जल्दी से कुछ कहा। वो तुमको मार डालेगा, सिंथिया ने कहा, जिस पर डोरथी ने उसे घूरा। क्या? कैशूनेटी ने मासूमियत से सवाल किया। वास्तव में ये मुझे जमीन पर पड़ा मिला था, इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कैटी ने सिंथिया को देखते हुए जवाब दिया, जिस पर महिला मुस्कान लड़खड़ा गई है। कैटी ने अपनी पोशाक से गुलाब को अच्छी तरह से ढक लिया था और गैलरी में पहुंचकर वो इसके बारे में भूल गई थी। उसने गुलाब के बारे में झूठ बोला था, वो नहीं चाहती थी किसी को पता चले कि ये गुलाब लॉर्ड ने खुद उसे दिया था, लेकिन उसने अगर बताया तो हवेली में लोग इस बारे में बातें करने लगेंगे। उसके दोस्त उस तरह के नहीं थे, लेकिन वो सिंथिया के बारे में निश्चित नहीं थी। बेशक ये नहीं होना चाहिए। कोरी इस बात से सहमत था। काम पर वापस जाने के बजाय तुम सब लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? ये मार्टिन था, जिसके चेहरे पर एक निराशाजनक भाव था। नए लोगों के साथ अपने मौजूदा काम को पूरा करने से पहले उन्होंने जल्दी से अपने रास्ते खोले। अपने कपड़े बदलने और गुलाब को एक साफ फूलदान में रखने के बाद कैटी ने कांटों से भरे तने देखे जो पानी में डूबे हुए थे। करीब से देखने पर उसने देखा कि तने के आसपास की जड़ों की तरह छोटी छोटी लाल रेखाएं थीं, जो पानी में मुश्किल से दिखाई देती हैं। कैटी ऐसे पुरुषों से कभी नहीं मिली जिन्हें बगीचा लगाने की कला या फूलों में रुचि थी, जिसके कारण उन्हें अलेक्जेंडर के प्रति लगाव असामान्य से अधिक था, खासकर जब ये एक वैम्पायर था। उसके दोस्त एनाबेले के पति जैसे लोगों को बख्श दिया गया क्योंकि वो कुलीन वर्ग का था, लेकिन चुपके से वहां मौजूद वैम्पायर भाग गए। साम्राज्य के जिस हिस्से से वो आई थी, उनके अलग अलग विचार थे। जब वैम्पायर की बात आती थी, उन्हें घिनौना जीव कहा जाता था, जिनके अंदर कोई भावनाएं नहीं थी सिवाय खून की वासना के, लेकिन वेलेरिया के पुरुषों और महिलाओं ने उस पारंपरिक छवि को तोड़ दिया। कैटी ने अपने अंगूठा को अपनी उंगली पर, जिस पर पहले तना चुभा था, और प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर जो कुछ हुआ उसकी याद में शर्मा गई। उसके हाथ अस्तबल से गंदे हो गए थे, लेकिन बिना सोचे समझे लॉर्ड अलेक्जेंडर ने अपने मुंह में उसकी उंगली रख दी थी, जैसे कि ये एक स्वाभाविक बात थी। बारिश के इतने दिनों के बाद सूरज बादलों से बाहर निकलता है। कैटी ने अपने बाल ठीक करते हुए एक संगीत गुनगुनाया। कुछ दिनों से कैटी का मन खुश था। कैटी सहित बहुत सी नौकरानी शुक्रगुजार थी कि बारिश रुक गई थी। बारिश ने कई लोगों के काम में बाधा डाली थी, लेकिन अब वे इसे आसानी काम पर जा सकते थे। लेकिन वो इस वजह से नहीं थी कि कैटी इतने अच्छे मनस्थिति में थी। 5 दिन पहले कैटी को अपने दोस्त एनाबेले से एक पत्र मिला था, जिसमें उसने बताया था कि वो उसके पति के साथ शहर के एक व्यापारी से मिलने के लिए वेलेरिया आएगी। वो दिन आज का दिन था। कैटी ने इसके बारे में बटलर से बात की थी। मार्टिन को थोड़ी परेशानी हुई जब कैटी ने उसे सूचित किया। उसके पास एक स्याही थी कि उसे हवेली में रखने के आदेश दिए गए थे, और जिससे वो थोड़ा चिढ़ गई थी। वो एक विकसित महिला थी और बच्चा नहीं थी। लॉर्ड अलेक्जेंडर और इलियट, जिन्होंने बारिश के दौरान हवेली में अपना समय बिताया था, काउंसिल के प्रमुख से मिलने गए थे, जो पास के शहर में दौरा करने आए थे। ये देखते हुए कि कैटी हवेली में एक स्थिर नौकरानी नहीं थी, उसने इसका फायदा उठाया और बूढ़े व्यक्ति को हाँ कहना पड़ा। ऐसा नहीं था कि उसने काम से दूर जाने के लिए इस तथ्य का दुरुपयोग किया। ये सिर्फ एक समय के लिए था। 52 दूसरा रास्ता भाग 2। शहर में पहुंचकर कैटी सीधे उस पार्क में चली गई जहां उन्होंने व्यस्त सड़क से दूर मिलने का फैसला किया था। अन्ना। कैटी ने अपने दोस्त के पीठ पीछे उसे देखते हुए उसका नाम पुकारा। एनाबेले सीमेंट वाली सीटों के पास एक आदमी से बात कर रही थी, जो उन पहरेदारों में से एक होना चाहिए, कैटी ने ऐसा अनुमान लगाया। कैटी। उसकी दोस्त एनाबेले ने अचानक से मुड़कर कैटी को बड़ी से मुस्कान दी, और तभी कैटी ने अपने दोस्त का बड़ा सा पेट देखा और कैटी का मुंह खुला का खुला रह गया। तक तुम हो, कैटी ने सदमे और उत्तेजना को एक साथ देखा। हाँ। एनाबेले ने एक चुलबुली मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कैटी ने खुश होकर उसको गले लगा लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। तुम मां बनने वाली हो, और तुम एक गॉड मदर बनने जा रही हो, एनाबेले ने कहा, जिससे कैटी ने अपने पलके झुका ली। वास्तव में उसको पैसों का वास्तविकता लालच के दिया, बावजूद भी तो कैटी वो बहुत डाइवोर्स उत्साहित पेपर थी। पर साइन अन्ना करने की के एक लिए बड़ी राजी। बहन थी, जो शायद अपने भाई के बच्चे की गॉड मदर होना पसंद करती होगी। सिर्फ तुम हो जिसके बारे में मैं सोच सकती हूँ। मेरा परिवार बहुत खुश नहीं है, बल्कि जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो परेशान हो गए। जोस्फिन भी। एनाबेले ने दुखी होकर बेबी बम्प पर हाथ फेरते हुए कहा। हालांकि मेरे माता पिता एक वैम्पायर से मेरी शादी करने वाले थे, उन्हें ये जानकर नफरत हुई कि उनकी बेटी के पेट में वैम्पायर का बच्चा था। वे एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएंगे। वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अपने पोते के साथ भी ऐसा ही करेंगे। कैटी ने एनाबेले की पीठ को धीरे से थपथपाया और वे पेड़ के नीचे सीमेंट की सीट पर बैठने चली गईं। जब इस तरह की चीजों को स्वीकार करने की बात आई तो दक्षिण साम्राज्य के शहर के लोग इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं करते, इसकी जगह गर्भपात करना पसंद करेंगे, बजाय के अशुद्ध जीव को उपज करें, जो इस दुनिया के लिए नहीं है। हम। उसकी दोस्त ने गुनगुनाया, जब हम आखिरी बार मिले थे तब से बहुत दिन हो गए थे। मुझे माफ करना, सर्दियों के जश्न के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद मैं आपसे जल्द नहीं मिल सकी।
हम में से कोई भी नहीं जानता था कि तुम जीवित थी क्योंकि अखबार में लिखा आया था कि पूरे शहर के लोग मारे गए थे, लेकिन टोबियास ने यहाँ हैलोवीन के दिन तुम्हें देखा। मुझे खुशी है कि आप जीवित हैं। एनाबेले ने कैटी के एक हाथ उठाते हुए कहा। काश मैं वहां होती। मुझे पता है, कैटी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। आपने गर्भवती होने के बाद भी मेरी मदद के लिए डोनोवन के साथ संघर्ष किया होता। बिल्कुल ठीक है, मैंने किया होता, एनाबेले ने दृढ़तापूर्वक कहा। मुझे यहां लाने के लिए मैं डोनोवन को परेशान करती थी ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। आखिरकार मैं यहां आ ही गई। माल्कम, क्या तुम मेरे पति को ला सकते हो? एनाबेले ने उस आदमी की ओर मुड़कर पूछा जिसने बड़ी विनम्रता से अपना सिर झुकाया और चला गया। माल्कम को जाता देख एनाबेले ने कहा, तुमने अपना वजन कम कर लिया है। दक्षिण साम्राज्य में आने के बजाय आप यहां कहां और क्या कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अब कहां रहता हूं? वेलेरियन लॉर्ड मुझे अपनी हवेली में ले गए। ये सुनकर उसके दोस्तों की भौहें सवाल में ऊपर हो गई। विंटर के जश्न के बाद लॉर्ड एलेक्जेंडर ने मुझे हवेली में आश्रय और भोजन दिया और उन्होंने कहा कि राल्फ अभी भी जीवित हो सकता है। ओह अच्छा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लॉर्ड जैसे लोगों ने बनाता था उससे कहीं ज्यादा दयालु है। एनाबेले ने गुनगुनाते हुए कहा। क्या श्रीमती वेल्चर ने लॉर्ड का ध्यान आकर्षित किया? उसने कैटी को चिढ़ाते हुए पूछा, जिसपे कैटी मुस्कुराई। लॉर्ड एलेक्जेंडर बहुत दयालु है। उन्होंने मुझे उस आदमी से बचाया और वो मुझे थिएटर में ले गए थे। हाल ही में उन्होंने अपनी हवेली में कर्मचारियों के लिए एक दावत का आयोजन किया। लोगों को अफवाहें फैलाना बंद कर देना चाहिए जो सच नहीं है। कैटी ने 2 कदम चलकर खड़ी हुई और सोचते हुए क्रोधित हुई। सारे वैम्पायर एक जैसे नहीं होते, कुछ बुरे भी हैं और कुछ अच्छे वैम्पायर्स भी हैं। एनाबेले ने अपनी बात पूरी की। क्या तुमने अपने दिल की बात लॉर्ड से कही है? क्या कबूल किया? बेशक से लॉर्ड के लिए आपकी भावनाएं। मैं जानती हूं कि पहले तुम उससे मिलना चाहती थी और उसके बारे में जानने में रुचि रखती थी, लेकिन आज के दिन स्पष्ट है कि तुम लॉर्ड से प्यार करने लगी हो या प्यार हो चुका है उसके साथ। कबूल करने के लिए कुछ भी नहीं है। कैटी ने अपने कंधों को हिलाया। तुमने पहले कर दिया है? एनाबेले ने आश्चर्य से पूछा। बेशक नहीं, केवल एक बेवकूफ ही ऐसा करेगा। तो तुम इस बात से सहमत हो कि तुम उससे प्यार करती हो? एनाबेली ने स्पष्ट होकर कहा। कैटी ने अपने मन में सोचा कि क्या उसे सच में प्यार हो गया है। वो पहले कभी प्यार में नहीं पड़ी थी और उसके पास केवल उनका जिक्र किया उसे आस पास के लोगों और पुस्तकालय की पढ़ी किताबों जहां वो काम करती थी। कैटी का मानना था कि प्यार अपरिभाष्य होता है। केवल एक चीज जिसे वो जानती थी कि वो अपने जीवन के साथ आदमी पर भरोसा कर सकती है। एक संबंध सालों पहले शुरू हुआ था जिससे वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। वो अपनी छाती में कभी कभी असहनीय महसूस करती थी, जैसे कि मीठा सा दर्द हो जब भी लॉर्ड उसके आस पास होता था। किसी भी क्षण ये विस्फोट हो सकता। सीमेंट की सीटों पर बैठी एनाबेले अपने उस दोस्त को देखा जो विचारों में खोई हुई थी। ये तो साफ जाहिर था कि कैटी के मन में लॉर्ड के लिए मजबूत भावनाएं थीं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन खाली सपने आना बेकार है। मैंने सुना है कि लॉर्ड एलेक्जेंडर की एक मंगेतर है और वो बहुत सुंदर है। मैंने उसे करीब से देखा है। वे दोनों एक खूबसूरत जोड़ी बनाते हैं। क्या तुमने पक्का सुना है कि उसकी एक मंगेतर है? जितना मैंने सुना है कि वो कुंवारा है और स्त्री को मोहित करने वाला था। इसके अलावा लॉर्ड निर्दयी और चालाक था। कैटी ने आंखें सिकुड़ ली जिससे एनाबेले ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया। अफवाहें हैं प्रिय। केवल ये बताना चाहते हैं कि जो आपने सुना वो एक अफवाह भी हो सकती है। एना, वो एक लॉर्ड है और कैटी बोलते हुए एनाबेले के पति को देखकर रुक गई जैसे ही वो इनकी ओर बढ़ा जहां वे पहरेदार के साथ थे जो उसके ज्यादा पीछे नहीं थे। ये देख एनाबेले उठ गई और कैटी ने उसे जल्दी से अपना हाथ दिया। मैं इस मंगेतर के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं तुमको जानती हूं और मुझे लगता है कि तुम किस उच्च वर्ग की महिला से कम नहीं हो जो लॉर्ड के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, अगर वो भी एक अच्छा आदमी है जैसे कि तुमने कहा। क्या पता किसी का सपना कब पूरा हो जाए। जब तक आप इसका पीछा नहीं करेंगे आप परिणाम कभी नहीं जान पाएंगे। एनाबेले ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन अगर वो सही नहीं है और अगर उसकी मंगेतर है तो ये सबसे अच्छा होगा कि आप जो कुछ भी उसके लिए महसूस करती है उसे जाने दे। जी हाँ मोहतरमा। कैटी ने अपना सिर झुकाया जिससे सामने खड़ी महिला मुस्कुराई। तुमने इस तरह की बात कब शुरू की? उसने मजाक में पूछा। जब आपके पास एक सुरक्षात्मक आदमी होता है तो आप उस आदमी को हाँ कहने के लिए सभी संभावित तरीकों से खिंचाव देते हैं। आपको पता चल जाएगा। एनाबेली ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। 53 दूसरा रास्ता भाग 3। नमस्कार मिस वेल्चर, आप कैसी हैं? एनाबेले के पति डोनोवन ने कैटी का अभिवादन किया। बहुत अच्छी हूं, सिर हिलाया। एक पिता बनने के लिए बधाई। कैटी ने उसे बधाई दी और उन्होंने सुखद क्षणों का आदान प्रदान किया जिस पर एनाबेले ने अपनी आंखें घुमाई। क्या वे विनम्र औपचारिकता नहीं छोड़ सकते थे?
जब उन दोनों ने अपनी बात खत्म की तो डोनोवन ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हम अब चले? जिस पर एनाबेली ने अपना सिर हिलाया। गाड़ी की ओर चलते हुए एनाबेले कैटी की ओर पलटी। एनाबेली ने अचानक पूछा, जिस पर कैटी चौंक गई। क्या? नहीं, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हवेली में बहुत अच्छे से रह रही हूं और मैं तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती। बकवास। एनाबेले ने अपना हाथ लहराया। वाकई एनाबेले, मुझे हवेली में जीवन की आदत हो गई है। ये सच था। ये एक गर्म घोंसला जैसा बन गया था। मैं राल्फ की खबर का भी इंतजार कर रही हूं। लेकिन तुम हमारे घर पर रहते हुए ऐसा कर सकती हो? डोनोवन। एनाबेली अपने पति की मदद करने के लिए मुड़ी। एनाबेले सही कह रही है। हमारे पास घर में बहुत जगह है जिसका आप उपयोग कर सकती हैं। यदि आप हमारे घर पर रहती हैं तो हमें खुशी होगी, तुम्हारा वहां मन लगा रहेगा। डोनोवन ने हंसते हुए कहा। मिस्टर बिंगले, आपके इन उदार शब्दों के लिए धन्यवाद। कैटी ने उनके शब्दों के आभार में अपना सिर झुकाते हुए जवाब दिया। एनाबेले ने एक आह भरी और अपने प्रिय मित्र को गले से लगा लिया। अगर तुमको कभी भी हमारे यहां आने का मन करता है तो आपका हमेशा स्वागत है। मुझे याद रहेगा, कैटी ने कहा जैसे ही वे दोनों गाड़ी में चढ़े और गाड़ी वहां से चली गई। कैटी को संदेह हुआ कि जिस गाड़ी में वो आई थी वो क्या अभी भी आसपास होंगी। इसके बजाय उसने खोजा कि क्या हवेली में वापस जाने के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध थी। गाड़ी के बारे में एक व्यक्ति से बात करने के बाद कैटी को इस बात का पता चला कि गाड़ी को शहर में आने में अभी उसके पास आधा घंटा और था। जब कैटी इंतजार कर रही थी, चारों ओर देखने पर एक स्टोर के पीछे एक महिला को छोटे लड़के को डांटते हुए देखा। जब छोटे लड़के ने कुछ कहा तो उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। महिला ने चिल्लाते हुए लड़के को दुकान के अंदर ले जाने और पीछे के दरवाजे को बंद करने के लिए धक्का दिया। छोटे लड़के ने दरवाजा पीटा लेकिन ये कभी नहीं खुला। दीवार के नीचे फिसलते हुए कैटी ने देखा कि वो लड़का रो रहा था। अपनी भौहों को मोड़ते हुए और बिना सोचे समझे वो उस लड़के के सामने सीधे बैठने के लिए पीछे गली की ओर चल दी, जिसके सिर के पीछे उसका हाथ छिपा था। नमस्ते। लड़के ने दुखी और अशांत अभिव्यक्ति के साथ सतर्क होकर देखा कि कौन है। क्या सब ठीक है? कैटी ने बड़े प्यार से उससे पूछा। जी हाँ, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। लड़का ने अपने सिर को किनारे की तरफ घुमाया और अपनी फटी हुए आस्तीन के साथ अपने आंसू पोंछे। वह एक युवा व्यक्ति जो रो रहा था, अब उसके पास निश्चित रूप से अच्छे शब्द है आदान प्रदान करने के लिए, कैटी ने सोचा। वो जानती थी कि उनमें से बहुत से लोगों के लिए जीवन आसान नहीं था और ये कुछ ऐसा ही दिखता था। वो नहीं जानती थी कि शहर में जीवन कैसा था, लेकिन दक्षिणी साम्राज्य बिल्कुल स्वर्ग नहीं था। उसने शहर में जीवन के बारे में कुछ बातें सुनी थीं और वो सब अच्छी नहीं थी। हैरान हुई कैटी ने पूछा कि अब क्या करना है? क्या तुमको भूख लगी है? इस सवाल ने लड़के का ध्यान आकर्षित किया। उस लड़के ने कैटी को भौहों ऊपर करते देखा और उसे झिझकते हुए अपना सिर हिलाया और उठने से पहले कैटी मुस्कुराई। चलो चले फिर। कैटी ने ये कहते हुए उस लड़के को शहर के कोने में छोटी सी दुकान पर ले गई। मैं कैथरीन वेल्चर हूं। तुम्हारा नाम क्या है? कैटी ने पूछा। शैम्यूल, उसने जवाब दिया और कैटी ने सोचा कि शायद वो लड़का अनाथ था। जब खाने को मेज पर रखा गया तो लड़के ने उसकी तरफ संकोच से देखा। उसे एक उत्साहजनक मुस्कान दी। लड़का खाने लगा जैसे कल कभी नहीं होने वाला था। बीच में जब वो खाते हुए रुका, कैटी ने उससे उत्सुकता से पूछा, ये क्या है? क्या भोजन अच्छा नहीं है? ये अच्छे से भी अधिक अच्छा है मैडम, लेकिन क्या बाकी का बचा हुआ खाना मैं पैक करवा लूं ताकि मैं मेरी बहन के लिए ले जा सकूं? शैम्यूल ने विनती करते हुए पूछा और जिससे कैटी का दिल पिघल गया। तुम इसे पूरा क्यों खत्म नहीं करते जबकि मैं जाकर उनसे अलग से थोड़ा खाना पैक करने के लिए कहती हूं? हम। ओह नहीं, आपने मुझ पर पर्याप्त दया दिखाई है और मैं आपका आभारी हूं। मैं आपसे और अधिक नहीं मांग सकता। लड़के ने अपनी आंखों को चौड़ा करके कहा, लेकिन कैटी ने मुखिया से बात करने के लिए अपना हाथ हिलाया और बिल का भुगतान किया। कैटी ने आह भरते हुए अपनी पॉकेट घड़ी को देखा, जिसे वो आमतौर पर अपने साथ ले जाती है। गाड़ी वाला तो अब तक चला गया होगा और कैटी का पास बाहर समय था फिर से, इसलिए उसने खाने के बैग ले जाने का प्रस्ताव रखा जो उसने मांगा था, जो अगली सुबह तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। वो लड़का एक छोटी सी ढकी हुई गली में रहता था। सौभाग्य से ऊपर एक छत थी जो बारिश और कठोर धूप को रोकती थी। पहले जब उस लड़के ने अपनी बहन के बारे में उल्लेख किया था तो उसने एक बड़े भाई को देखने की उम्मीद की थी, लेकिन किसी जवान लड़की ने उसका अभिवादन किया जो एक पुराने गद्दे पर लेटी थी। ये मेरी बहन फैनी है, वो पिछले कुछ दिनों से बीमार है। शैम्यूल ने कैटी को उसे सूचित किया और वो बिस्तर की ओर बढ़ी, उसके माथे पर हाथ रखा। उसको हल्का सा तापमान था। शैम्यूल, क्या तुम्हारे पास परिवार या रिश्तेदार नहीं है अपनी बहन के अलावा? कैटी ने पूछा, जिस पर शैम्यूल ने अपना सिर हिलाया। वे अनाथ थे। वे जिस परिस्थिति में थे, कैटी को देखकर दुख हुआ। वो जानती थी कि ये कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन अगर कोई दंपति बच्चा नहीं चाहता है तो उसे पैदा नहीं करना चाहिए, उन्हें जानवरों की तरह पलने और अपने हाल पर छोड़ देने के लिए।
मैं आपको बुखार उतारने के तरीके के बारे में एक तरकीब बताती हूँ। उसने लड़के को अपने कोट से रुमाल निकालकर पानी में डुबोते हुए मार्गदर्शक किया। उसने उसे छोटी चीजें सिखाईं और अपनी बहन को खिलाने में मदद की। समय इतनी जल्दी बीत गया जब कैटी शैम्यूल से बातें कर रही थी और कैटी ने ध्यान दिया कि बहुत देर हो गई थी। कैटी ने उसे थोड़े से पैसे दिए जो उसके पास थे। उसे देते हुए कैटी ने शैम्यूल से कहा कि वो उसे बाद में लौटा सकता है और छोटी लड़की के पास जो कोट है उसको भी लौटने की जल्दी नहीं है। 54 दूसरा रास्ता भाग 4। जैसा ही कैटी वहां गई लड़के की आंखों में उसको धन्यवाद करते हुए आंसू आ गए और कैटी ने जाने से पहले उस लड़के को उसके अच्छे भाग्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन गाड़ियों में से एक को देखकर कैटी जल्दी वहीं से भागी। रुको! कैटी ने जोर से उसे समय पर पकड़ने के लिए आवाज दी। यात्रा की कीमत क्या है? कैटी ने पूछा। 25 शिलिंग लेडी। ड्राइवर ने जवाब दिया और उसके भौं एक साथ आ गई। क्या ये 15 शिलिंग नहीं है सर? आप जानते हैं कि शाम का किराया दिन की तुलना में अधिक है? अब आपके पास 25 शिलिंग है या नहीं? ड्राइवर ने कैटी से पूछा जिस पर कैटी मस्ती से मुस्कुराई। भावनाओं में डूबकर उसने लड़के को 15 शिलिंग को छोड़कर सारा पैसा दे दिया थे और ये आदमी 25 कह रहा है। इतनी देर क्यों लग रही है? सवारी पहले ही शुरू कर चुके हैं। गाड़ी में बैठे यात्री उससे पूछने लगे जिस पर कैटी ने आ भरी। मेरे पास नहीं है, कैटी ने बढ़ी सुत आवाज में कहा और ड्राइवर को देखा जिसने घोड़ों को कोड़ा मारते हुए गाड़ी को खींचा। सूरज ढल रहा था और वो चलने लगी थी। अगर वो सड़क पर तेज चलती है तो रात के खाने से पहले वो महल पहुंच जाएगी। ये एक अच्छी बात थी कि कैवियार एक संदेश देने के लिए बाहर आया था। उसने कैटी को सड़क के कोने में चलता हुआ देखा। कैवियार ने गाड़ी रोकी, हैरान होकर कि कैटी इस समय अकेली चल रही थी। रास्ते में कैटी ने सुनाया कि क्या हुआ था, जिस पर कैवियार उस मूर्ख लड़की पर हंसा क्योंकि उसने अपने पास पर्याप्त पैसे आपातकाल के लिए नहीं रखे और कैटी ने उसे जवाब दिया, जो भी हो। जब वे हवेली पहुंचे तो कैवियार ने केवल लॉर्ड एलेक्जेंडर को द्वार पर भावनाहीन अभिवादन करते देख गाड़ी को रोक दिया। ऐसा क्यों लगता है कि आपको हवेली के नियमों का पालन करने में परेशानी हो रही मिस वेल्चर? कैटी ने लॉर्ड को कहते हुए सुना। लॉर्ड एलेक्जेंडर, मिस वेल्चर तो। कैवियार कैटी के पक्ष में कुछ कहने के लिए आगे आया लेकिन लॉर्ड ने बीच में रोक दिया। मैंने पूछा है कैवियार। गाड़ी ले जाओ, एलेक्जेंडर ने एक शांत और नीरस नजर के साथ आदेश दिया। जब कैवियार वहां से चला गया तो लॉर्ड ने आदेश दिया, 10 मिनट में मेरे अध्ययन कक्ष में मुझसे मिलो। और बिना एक और शब्द कहे लॉर्ड वहां से चला गया। कैटी ने बहस नहीं की क्योंकि लॉर्ड ने कैटी को महसूस कराया कि मानो वो एक जमीन की खदान पर चल रही है। अगर एक गलत कदम उठाती तो विस्फोट हो सकता था। अपने कमरे में जाकर उसने अपने कपड़े बदले और एलेक्जेंडर के अध्ययन कक्ष की ओर जाने से पहले अपना चेहरा धोया। बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी और खटखटाने की प्रतीक्षा कर रही थी। अंदर आओ, कैटी ने लॉर्ड को दरवाजे के दूसरी तरफ से कहते हुए सुना। कमरे के अंदर कदम रखते ही कैटी ने दरवाजे को पीछे से सावधानी से बंद कर दिया और अचानक से अपने शरीर के दोनों ओर एलेक्जेंडर की बाहों को महसूस किया, दरवाजे की तरफ फंसा दिया। आपने किस समय मार्टिन को कहा था कि आप वापस आएगी? लॉर्ड ने प्यार से कैटी से पूछा और उसने घूंट भरा। उसकी ठंडे हाव भाव में एक मधुर मुस्कान आ गई थी जो काल्पनिक लग रही थी। कैटी ने मन में सोचा कि ये कितना डरावना है। शाम होने से पहले, कैटी ने लॉर्ड को अनिश्चित होकर पूछा। और अभी क्या समय है? अब रात है, कैटी ने जवाब देते हुए महसूस किया कि उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए हो। क्या आपको पता है कि शाम से मैं कितना चिंतित था? पिछली बार जब तुम अकेली बाहर गई थी तो वापस नहीं आई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक पोशाक खरीदने के लिए चली गई थी, कैटी ने जवाब दिया। लॉर्ड की गहरी आंखों उसे घूर रही थी। मुझे उस दिन का अफसोस है जब मैंने तुम्हारे जान खतरे में डाल दी थी। अगर मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं, लॉर्ड ने थोड़ा खींचते हुए कहा, जिससे कैटी का दिल सीने में डूब गया। मैं लोगों को बाहर भेजने जा रहा था अगर तुम थोड़ी और देर से आती। लेकिन मैं, कैटी ने अपने पक्ष में कुछ कहने की कोशिश की और महसूस किया लॉर्ड ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। मैं बहुत धैर्यवान रहा हूं, फिर भी तुम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सरल नियमों को तोड़ रही हो। मुझे शायद कोई दूसरी तरीका चुनना चाहिए, लॉर्ड ने कहते हुए उसके निचले होंठ पर अपनी उंगली फेरी। कैटी एलेक्जेंडर को इतने करीब पाने से उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने योगदान दिया। कैटी ने लॉर्ड के आगे झुकने पर महसूस किया, अपने होठों पर उसकी पुदीने जैसी सांसें महसूस की। लॉर्ड के हाथ जो उसके कंधों के दोनों तरफ थे अब उसकी कमर पर जा चुके थे और कैटी अपने दिमाग के साथ एक मूर्ति की तरह वहां खड़ी थी। इससे पहले कि उनके बीच की अंतर और करीब होता, उसी समय दरवाजे पर खटखट हुई और कैटी ने गाल सेब की तरह लाल हो गए और वो पीछे हट गई और एलेक्जेंडर ने थोड़ा दूर होते हुए उसे एक धुंधली से मुस्कान दी। लॉर्ड एलेक्जेंडर, सर मैथ्यूज आ गए हैं, बटलर ने सूचित किया। उन्हें बताएं कि मैं 1 मिनट में वहां आता हूं, एलेक्जेंडर ने कहते हुए उस आदमी के वहां से जाने का इंतजार किया। बहुत देर हो गई है।
मुझे अब सोने जाना चाहिए। कैटी ने लॉर्ड के अलावा इधर उधर देखते हुए कहा। वैसे हम कल नाटक देखने जाएंगे। शुभ रात्रि कैटी। गुड नाइट लॉर्ड एलेक्जेंडर। कैटी ने कहते हुए दरवाजा खोला और सीधा अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर अचानक से अपनी असमान सांस को महसूस किया। भगवान मुझ पर दया करो। 55 जलन भाग 1। अगली सुबह किसी साधारण दिन की तरह शुरू हुई और हमेशा की तरह हवेली में मिलने वाले लोग आ रहे और जा रहे थे जो काम के लिए वेलेरियन लॉर्ड से मिलने आए थे। कैटी मिसेस हिक्स की मदद करने के लिए रसोई में आटा गूंथ रही थी, मेहमानों के लिए खाना तैयार करने के लिए जो बाद में लॉर्ड के साथ दोपहर के भोजन में शामिल होने के लिए आने वाले थे। लॉर्ड एलेक्जेंडर और इलियट घने जंगल में एक छोटे से शिकार के लिए गए थे। पिछली बार जब वे शिकार पर गए थे तो उन्हें एक सुंदर हिरण मिल गया था और इस बार कैटी सोच रही थी कि वे लोग क्या लेकर आएंगे। मृत जानवर को देखकर कैटी को दुख हुआ, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं बोली, ये जानते हुए भी कि कैसे वैम्पायर अपना जीवन जीते थे। अगर ये जानवर नहीं होता तो ये इंसान होता। आखिरकार ये दुनिया का जीवन चक्र था। मैं भंडारण कक्ष में जाऊंगी, मिसेस हिक्स ने कैटी को सूचित किया। एक बार जब आटा तैयार हो जाएगा तो मैं चाहती हूं कि आप इन सब्जियों को बर्तन में उबालें और उन्हें तलने से पहले सूखा ले। बूढ़ी औरत ने कैटी से कहा और फाय जो एक बड़े बर्तन में आटा मिलाते हुए वहां बैठे हुआ था। मेरा काम लगभग पूरा हो गया है, कैटी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तुमने इसे जल्दी मिलाना शुरू कर दिया। फाय क्रोधित हुआ। उन्होंने एक शर्त रखी कि कौन अपना काम पहले खत्म करेगा और कैटी जीत गई। कारण ही कारण। मैंने ईमानदारी से जीत हासिल की है और अब तुमको आधे दिन के लिए मेरी जगह पर काम करना होगा, कैटी ने हंसते हुए कहा। वो सब्जियों की ओर बढ़ी जो साफ से कटी और टुकड़ों में थी, जबकि फाय ने हारने से जो काम कैटी ने करना था खत्म कर दिया। वैसे भी तुम काम से छुट्टी लेकर क्या करने वाली हो? फाय ने कैटी से सवाल किया। वास्तव में ये केवल कुछ घंटे हैं और पूरे आधे दिन काम नहीं करना पड़ेगा। मैं अगले हफ्ते शहर का दौरा करना चाहती हूँ, कैटी ने जवाब दिया, जिस पर उस महिला ने अपना सिर झुका लिया। एक दिन की छुट्टी के लिए तुम मार्टिन से क्यों नहीं पूछती? मुझे संदेह है कि वो तुमको ना नहीं कहेगा, क्योंकि जब तुम्हारी बात आती है लॉर्ड थोड़े से नरम हो जाते हैं, फाय ने कहा। कैटी फाय को बीच में बोलते हुए रोकना चाहती थी, लेकिन फाय ने बोलना जारी रखा। लॉर्ड एलेक्जेंडर कठोर और फ्लैक्सीबल है। जब ये नियम तोड़ने वाले श्रमिकों में से किसी के लिए आता है या आदेशों का पालन करना कठिन लगता है। वो कल रात भयानक थी। कैटी ने उसकी गंभीर आंखें जब वो कल रात में गाड़ी से उतरी थी तो उसे घूर रही थी, याद करते हुए अपने मन में कहा। हवेली में पहले गंभीर दंड के साथ घटनाएं हुई थी और मैं केवल आपको सावधान रहने और किसी भी परेशानी की स्थिति में नहीं आने की सलाह दे सकता हूं, फाय ने कैटी से कहा, जिससे कैटी को गुस्सा आ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? कटोरा उठाते हुए फाय ने इसे स्लैब पर रख दिया ताकि वो देख सके कि वहां कोई नहीं था। एक समय था जब एक नौकरानी ने बगीचे में गुलाब के पौधे को नष्ट करने की कोशिश की थी। मैंने इसके बारे में सुना है। लड़की को दंडित किया गया और हवेली छोड़ने के लिए कहा गया, कैटी ने कहा, लेकिन फाय ने अपना सिर हिला दिया। लड़की को दंडित किया गया था, लेकिन उसे हवेली छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, क्योंकि उसे लॉर्ड ने खुद कालकोठरी में रखा था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्यों और क्या हुआ, लेकिन बस इतना ही है जो मैं जानता हूँ। यहाँ जीवन सुंदर है अगर आप चीजों का पालन करते हैं, अन्यथा ये एक दुस्वप्न में बदल सकता है, फाय ने कैटी से कहा, जो अपनी जगह पर अभी भी महिला के बगल में खड़ी थी। कोई नहीं जानता कि लॉर्ड उस पौधे को विशेष रूप से प्यार क्यों करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इसके पास नहीं जाता है। हम में से बहुत से लोगों को फिर से फूलदानों में गुलाब देखना काफी झटका लगने वाली बात थी। कैटी को पता नहीं था कि उसे क्या कहना है, लेकिन उसने महसूस किया उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए थे। फाय की बात सुनने के बाद किसी को एक फूल के पीछे मार देना ये ज्यादा नहीं था। वो इस बारे में सोचकर हाफने लगी। लोग क्या जानते थे, निश्चित रूप जो कुछ हुआ उससे अधिक हुआ होगा। और कैटी ने अपने मन में सोचा, लॉर्ड एलेक्जेंडर ने खुद कहा था कि उन्हें झाड़ी से गुलाब तोड़ने का मन नहीं था। शायद उन्हें भरोसा था कि वो इससे कोई नुकसान नहीं करेगी। तुम यहाँ सही सलामत खड़ी हो, इसका मतलब ये कि लॉर्ड बहुत ही दयालु है जब भी तुम्हारी बात आती है। आखिरकार तुम यहाँ पर स्थिर नौकरानी नहीं हो, फाय ने कहा, जैसे ही दो लोगों ने रसोई में ताजा और साफ मांस का एक बड़ा बर्तन लेकर प्रवेश किया। लॉर्ड एलेक्जेंडर और अन्य लोग शिकार से वापस आ गए होंगे, कैटी ने ये कहते हुए सब्जियों को हिलने के लिए अंदर चली गई और जाते हुए आग में 2 लकड़ियों के टुकड़े डाल दिए। जब भोजन कक्ष में दोपहर का खाना परोसने का समय आया, कैटी ने अन्य 2 नौकरानियों के साथ एक एक करके सबको खाना परोसा। मेहमानों में एक और कोई नहीं बल्कि लेडी कैरोलीन थी, जो अपने पिता और भाई के साथ आई थी। दूसरे मेहमान में ग्रैंड ड्यूक और उसकी पत्नी, जो उनके एम्पायर के अगले साम्राज्य से संबंधित थे। उन्होंने आसपास के शहरों और कस्बों के विकास को जोड़ने के लिए चिकनी सड़कें उपलब्ध कराने की बात कही। कैरोलिन वहां एक प्यारी सी गुड़िया की तरह बैठी हुई थी, जो सवालों के बीच में कभी कभी बोल पड़ती थी। पिछली रात को हुई घटना के बाद न तो कैटी और न ही लॉर्ड एलेक्जेंडर ने बातचीत की थी। स्पष्ट रूप से कैटी को नहीं पता था कि लॉर्ड का सामना कैसे करना है।
यदि ये बटलर सही समय पर नहीं आता तो लॉर्ड एलेक्जेंडर ने नहीं, कैटी ने ये सोचते हुए खुद तो जकड़ लिया। लॉर्ड को उसे छेड़ना पसंद है, लेकिन उसे शक था कि उसने उसे चुमा लिया होता। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूर खड़े थे, कैटी को यकीन था कि लॉर्ड एलेक्जेंडर उसकी एक प्रतिक्रिया पाने के लिए मचल रहे थे, खेल रहा था। खासकर जब होठों का एक कोना थोड़ा ऊपर की ओर करके कमरे से चले गए थे। उस पर ध्यान करने के विचार ने कैटी को खुश कर दिया था, लेकिन लॉर्ड एलेक्जेंडर एक महिला हत्यारा था, जैसे उसके दोस्त एनाबेले ने कहा था। महिलाओं का झुंड लॉर्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करता है, और इसका एक जीवंत उदाहरण लेडी कैरोलिन थी। जब कैटी लेडी कैरोलिन के भाई की सेवा करने के लिए गई तो कैटी अलग ही विचारों में खोई हुई थी, जो संयोगवश उस समय उठने के लिए हुआ जब वो उसकी सेवा करने वाली थी, जिसके कारण उसके जूते के ठीक ऊपर सब्जी की तरी गिर गई। ये महसूस करते हुए कि कैटी ने क्या कर दिया था, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। मेरा जूता, आदमी ने अपने चमड़े के जूते की ओर देखकर कहा। मुझे क्षमा करें। कैटी ने घबराहट में माफी मांगी और मार्टिन के चेहरे को कमरे के उस ओर देखा जिसने अपने दोनों होंठों को दबा लिया था। पहले उसने टेबल पर जल फैलाने से खुद को बचाया था, लेकिन अब वास्तव में ऐसा कर चुकी थी। तुम भोजनालय को साफ करने के बजाय वहां खड़ी क्या कर रही हो? कैरोलीन ने नाराजगी से कहा। घबराहट के पल में कैटी के भरे हुए मन से मेज से नैपकिन उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उस आदमी ने एक कदम पीछे ले लिया। कोई बात नहीं, मुझे चौकस होना चाहिए था, और मैं अपने खुद के जूते साफ करने में सक्षम हूं, डियर बहन। उस आदमी ने शांत स्वर में बोला, ज्यादा न सोचते हुए बटलर की तरफ मुड़ गया। अगर आप मुझे शौचालय का रास्ता दिखा सकते हैं तो ये काफी मददगार होगा। मिस वेल्चर, मार्टिन ने बुलाया, और घड़ी की तरह सतर्क होकर कैटी उस आदमी को भोजन कक्ष से बाहर का रास्ता दिखाती है। बटलर की प्रधान ने एक नौकरानी को फर्श पर गिरे हुए खाने को साफ करने के लिए बुलाया, जिसे कुछ ही मिनटों में साफ कर दिया गया। तुम्हारी नौकरानी अभी अनुभवहीन और बेकार लग रही है मेरे लॉर्ड। सेवा और विचार प्रक्रिया में धीरे हैं। क्यों न उसे हमारी हवेली में भेज दें? कैरोलीन के पिता ने कहते हुए एलेक्जेंडर से बात कही। उन्हें अनुशासन सीखने में खुशी मिलेगी। मुझे यकीन है कि वो इससे अधिक सीखेंगे और आपके लिए उपयोगी होगा, उन्होंने मांस अपने बड़े मुंह में डालते हुए कहा। 56 जलन भाग 2। ये सुनकर बटलर जो कमरे में